नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षद जाधव। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार। आज हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की सीरीज में। तो मोस्ट ऑफ केसेस ओपीडी में प्रेजेंट होते हैं कि नी पेन देखिए। तो आज हम थोड़ा नी पेन पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम बच्चों वाला नी पेन उसको सेपरेट ही रखेंगे क्योंकि वो एक अलग एंटिटी है, उस पर आगे जाके फ्यूचर में कई और कभी वीडियो बनाएंगे। तो आज के डिस्कशन में स्पेसिफिकली बस अडल्ट्स रिलेटेड नी पेन के बारे में विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। सर, नी पेन काफी पेशेंट्स आते हैं हमारे ओपीडी में, तो उसमें से क्या कारण क्या रहते हैं, कॉजेस क्या रहते हैं? तो जैसा कि डॉक्टर हर्षद ने क्लासिफाई किया कि नी पेन हम बच्चों में एक अलग एंटिटी होती है और एडल्ट्स में अलग होती है। एडल्ट्स में भी हम नी पेन को कैटेगराइज कर सकते हैं इन यंग एडल्ट, दैट इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ से 20 to 40, एंड एडल्ट सीनियर सिटीजन, not just senior citizen, adults that is beyond 40 and beyond. 20 to 40 एज ग्रुप में जो नी पेन होता है उसका कॉमन कॉज होता है या तो नी के अंदर कोई लिगामेंट का इंजरी है जिसके कारण नी में इंस्टेबिलिटी रहती है, उसके कारण एसोसिएटेड नी पेन होता है। दूसरा कॉमन कॉज है जब भी हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स वीक होती है तो नी कैप पे लोडिंग हो रही होती है, उसके कारण पेन होता है पेशेंट्स को। तीसरा कॉमन कॉज है अगर पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मोनोआर्टिकुलर आर्थराइटिस, तब या फिर इन सर्टेन सिचुएशन यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण भी नी पेन हो सकता है। तो ये यंग एडल्ट में कॉमनली सीन कॉजेज ऑफ नी पेन है। 40 एंड बियॉन्ड नी पेन जनरली एज रिलेटेड डीजेनरेशन, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसके कारण होता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास कैटेगरी में बताया कि ऑटो इम्यून आर्थराइटिस लाइक रूमेटॉइड और सेरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथी वैसा भी 40 एंड बियॉन्ड में प्रेजेंट कर सकता है, उसके कारण भी नी पेन हो सकता है। बट द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नी पेन इन एडल्ट बियॉन्ड 40 इज एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस। और अगर पेशेंट को यंग एज में नी पेन था, सटल नी पेन था जिसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया, तो वो नी पेन बढ़ के 40 के बियॉन्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये पेशेंट तो आते हैं हमारे ओपीडी में पेन करके, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कुछ टेस्ट है जिससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि ये इसके कारण है, ये इसके कारण है? हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा की गई क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द जॉइंट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि नी के अंदर फ्लूइड भरा है वो हमें समझ में आता है, नी में लिगामेंट इंजरी है, नी अनस्टेबल है वो समझ में आता है, नी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, जो एक तरीके से गादी का काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, उसका डैमेज होना भी नी का पेन का सोर्स होता है। तो ये सारी बातें हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से एक आइडिया ले सकते हैं। उस चीज को कंफर्म करने के लिए कभी कभी हमें एमआरआई का जरूरत पड़ता है। तो पहले विजिट में पेशेंट का हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर उससे रिलीफ नहीं मिलता तब हम फिर पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमआरआई, और कभी कभी हमें एक्सरे का भी जरूरत पड़ता है और सर्टेन काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट जिससे हम पता कर पाते हैं नी पेन का कॉज। जैसे सर अभी आप मेनिस्कस के बारे में बोल ही रहे थे, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने दर्शकों को मॉडल के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि नी जॉइंट होता क्या है। तो ये मॉडल है, ये थाई बोन, फीमर बोन, ये पैर का लेग बोन, टिबिया एंड फिबुला, और इसके ऊपर ये नी कैप, पटेला बोन। तो ये तीनों बोन में मिलके नी जॉइंट बना जाता है, और ये दोनों के बीच में स्पेसर जैसे यहाँ पे मेनिस्कस काम करता है, जो यहाँ पे ये डार्क ब्लू कलर में दिखाया है। और इसको सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड से, सामने से और अंदर से लिगामेंट्स रहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सर एनाटॉमी। हम उसके पास पहुंच भी गए कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं।
तो इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या क्या होता है इसका ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि क्या हमारा डायग्नोसिस है। जैसे कि यंग एडल्ट में अगर नी पेन हो रहा है जो कि लिगामेंट की इंस्टेबिलिटी के कारण है, और जब वो एमआरआई में भी ये डॉक्यूमेंटेड हो जाता है कि लिगामेंट की इंस्टेबिलिटी है, तो इट इज एडवाइजेबल टू डिस्कस विद द ऑर्थोपेडिक सर्जन कि उसकी सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। सर्टेन काइंड्स ऑफ ligament injury needs surgery. Certain kind of ligament injury without surgery भी मैनेज किया जा सकता है विथ फिजियोथेरेपी। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि नी कैप में अगर पेन है, पेशेंट का कॉमन कंप्लेन ये होता है कि कुर्सी पे बैठे हैं और खड़े होते हैं तो नी के सामने दर्द होता है, या फिर सीढ़ी उतरने के वक्त उनको ज्यादा तकलीफ होती है, पेन होता है। ऐसे सिचुएशन में वो नी कैप उनका अफेक्ट हो रहा है और उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेल। उस सिचुएशन में हमें कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव फार्मास्यूटिकल देना पड़ता है और उसके साथ फिजियोथेरेपी एडवाइस करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कभी भी ये ऐसे नहीं देखने का कि डॉक्टर ने बस लिखने के लिए फिजियोथेरेपी लिख दिया। फिजियोथेरेपी पे सीरियसली फोकस करना होता है, तभी रिकवरी हो पाती है और परमानेंट रिकवरी पॉसिबल है अगर पेशेंट ने अच्छे से फिजियोथेरेपी करा तो। ओके सर, आप जैसे लिगामेंट इंजरी पे बोल रहे थे, काफी पेशेंट्स आते हैं, मेरे काफी नोन टू भी है, उनको लिगामेंट इंजरी है, किसी ना किसी डॉक्टर ने उनको सर्जरी एडवाइस किया है, पर लोगों के मन में एक सर्जरी सुनते ही एक फोबिया है, कुछ डर है, और उसी के कारण वो सर्जरी को अवॉइड करते जाते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि सर्जरी अवॉइड करना चाहिए, आगे खींचना चाहिए लंबा जितना हो सके, या फिर तुरंत जाना चाहिए? क्या आपका क्या मानना है? देखिए, सर्जरी के बारे में जब भी बात उठेगी तो एक अंदर से घबराहट तो होगी। अगर कोई मुझे भी सर्जरी के लिए बोलेगा तो मैं भी अपने डॉक्टर को पूछूंगा कि क्या डॉक्टर बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं। तो ये बहुत ही लाजमी है कि सर्जरी पे लोग घबरा जाएं, बट पेशेंट को ये भी समझना चाहिए कि उनके अंदर जो भी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस है उनके दिमाग में, वो पेशेंट डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर अगर उसका कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन उन्हें देते हैं तब वो उस पर एनालाइज करके वो डिसीजन लेना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर हर्षद बता रहे थे कि उनके भी काफी नोन है जिनका लिगामेंट का इंजरी है, बट दे आर अवॉइडिंग लिगामेंट सर्जरी। सो प्रॉब्लम क्या होता है, सिंस दीज इंजरीज आर कॉमनली सीन इन यंग एडल्ट in the range of 20 to 40 who are more active, who are into sports activity, फुटबॉल खेलते, बैडमिंटन खेलते, जहां उनको लिगामेंट इंजरी होती है, तो वो लिगामेंट इंजरी के बाद उनको इमीडिएटली कोई बहुत तकलीफ नहीं दिखती, बिकॉज वो यंग है, उनकी बॉडी कंपनसेट कर रही होती है, उनकी कार्टिलेज जो है वो थिक होती है, तो उनको एकदम से इमीडिएट नहीं रियलाइज होता कि कुछ बहुत मेजर डैमेज हुआ है। बट बिकॉज ऑफ द लिगामेंट इंजरी वो नी अनस्टेबल है, उसके कारण नी के अंदर माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है विथ एवरी मूवमेंट। वो माइक्रो ट्रॉमा होते होते प्रॉब्ली 6 महीना या 1 साल या 2 साल में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि अंदर वो आर्थराइटिस क्रिएट कर देगा। तो यंग एडल्ट्स इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू सी द फ्यूचर कि आगे चल के हमको क्या तकलीफ होगी। वो इमीडिएट अपना प्रेजेंट में देखते हैं कि हमें तो उतना तकलीफ नहीं है, डॉक्टर फिजूल में ही सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग चूंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में 12-13 साल से हैं, वी हैव बीन ऑपरेटिंग सिंस 12-13 इयर्स नाउ, सो वी हैव सीन कि अगर हम लिगामेंट इंजरी को छोड़ दें तो 3-4 साल में आगे जाके आर्थराइटिस होने का एक रिस्क रहता है। ऑब्वियसली एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि एवरी लिगामेंट इंजरी नीड्स अ सर्जरी। हमें क्लिनिकली इवेल्युएट करना पड़ता है कि कितना अनस्टेबल नहीं है, देन वी डिसाइड कि इसको सर्जरी का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो वो असेसमेंट बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन इज इंपॉर्टेंट।
आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है अबाउट दैट लिगामेंट इंजरी, सर्जरी से रिलेटेड कंफ्यूजन है, वो आपको अपने सर्जन से डिस्कस करना चाहिए। तब एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए कि सर्जरी करना है कि नहीं करना। जैसे आप बोल रहे थे, थोड़ा मैं कोरिलेट कर पा रहा था कि थोड़ा मैकेनिकल के, काफी लोगों को मैकेनिकल चीजों के बारे में बोलूंगा तो समझ में आएगा कि मेरे पास कार है, कार में 4 पहिए हैं, 4 पहिए के स्क्रू से 4 स्क्रू से फिट, तो उसमें से एक स्क्रू गिर गया तो गाड़ी रुकने नहीं वाली, गाड़ी अब हम चला सकते हैं, बट अगर हम ऐसे इसको इग्नोर करेंगे तो आगे जाके वो वियर एंड टियर के कारण वो पहिया जल्दी खराब होगा। तो सेम आप कह रहे थे। एग्जैक्टली वो माइक्रो ट्रॉमा जो बात मैंने बोला, वो लोग डेली अपने डे टू डे एक्टिविटी में नहीं अप्रिशिएट कर पाते, बट उसकी कम्युलेटिव इफेक्ट होती है 1.5-2 साल बाद, और तब हम एक नो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच चुके होते हैं, तब हम उस चीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टाइमली इंटरवेंशन जरूरी है। सर, आप लिगामेंट इंजरी के बारे में बोल रहे थे, वैसे एक सेप्टिक आर्थराइटिस भी रहता है, उसमें भी जल्दी जाने से कुछ फायदा होगा? सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन काफी सीरियस सिचुएशन है, और ये हेल्दी लोगों में बहुत कम चांसेस है सेप्टिक आर्थराइटिस होने का, बट अगर पेशेंट डायबिटिक है, इवन दो यंग एडल्ट विद डायबिटीज, सो दे आर मोर प्रोन फॉर सेप्टिक आर्थराइटिस। तो वैसे सिचुएशन में अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली इंटरवेंशन मतलब कि डायग्नोसिस के लिए आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएगा, उसके बेसिस पे अगर उसको लगता है तो कभी कभी सुई डाल के ज्वाइंट से फ्लूइड निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजेगा, और उसके बाद अगर डायग्नोसिस कंफर्म होती है तो ज्वाइंट की साफ सफाई भी करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अग्रेसिव एंड बी क्विक in reaching your doctor in case it looks like a septic arthritis. As a patient आपको क्या ध्यान रखना है कि अचानक से विदाउट एनी इंजरी अगर आपके जॉइंट में सूजन आ गई है, आपका जॉइंट फूल गया है और आपको उसके साथ में फीवर आ रहा है, तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। ओके, तो सर ट्रीटमेंट में हर एंटिटी का ट्रीटमेंट अपने ढंग से अलग अलग कुछ रहेगा, तो ओवरऑल कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं, कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ जिससे हम एक ब्लैंकेट कुछ ट्रीटमेंट दे सके सबके लिए? देखिए, नी एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, और नी के साथ अगर आप खुद से भी असेस करेंगे तो नी के आसपास बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट नहीं है। जैसा कि हिप जॉइंट इज अ डीप सीटेड जॉइंट, हिप के आसपास मसल का सपोर्ट मिलता है, बट नी में हमें मसल का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए नी इज वेरी प्रोन फॉर गेटिंग लोडेड। हेंस अगर पेशेंट्स का वजन ज्यादा है तो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन या एडवाइस होता है कि आप अपना वजन कम करें। वो वजन सारा नी के थ्रू ही पास हो रहा होता है, और इसी कारण से नी पेन होता है, तो वजन कम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि आपको थोड़ा बहुत नी एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिसेप्स बिल्डिंग एक्सरसाइज अगर आप कर पाते हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। लोगों के दिमाग में ये एक भ्रांति होती है कि हम सीढ़ी चढ़ना उतरना ज्यादा करेंगे तो हम ज्यादा एक्टिव रहेंगे। वैसा फैक्ट नहीं है। सीढ़ी का इस्तेमाल करना या नीचे जमीन पर ज्यादा करके बैठना, इससे हमारे नी को नुकसान ही पहुंचता है। तो अगर किसी को नी पेन है तो सीढ़ी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नीचे बैठना कम करना चाहिए। कुछ हेल्दी हैबिट्स जो नी की इंजुरीज को प्रिवेंट करे या घुटने की सेहत के लिए अच्छा रहे, जैसे आप तो बता ही रहे थे, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, वजन कम करना। जो कार्टिलेज है हमारे नी जॉइंट का, उसके हेल्थ और लुब्रिकेशन के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे लोग जो पानी कम पीते हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि फ्लूइड इंटेक अच्छा रखें, तो एटलीस्ट कार्टिलेज का वाटर कंटेंट ठीक रहेगा और कार्टिलेज का लुब्रिकेशन भी ठीक रहेगा। दूसरा कि फूड हैबिट्स में भी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि हमारे सोर्स है कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का, वो भी अगर हम अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो हमें हेल्प करेगा।
ओके। और सर कुछ पेशेंट्स की कॉमन क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस में, वो आपको पूछता हूँ तो उसमें थोड़ा क्लियरिटी दे दो। चलना घुटने के लिए सेहतमंद है या नहीं? चलना सेहतमंद है, चलने से कोई नुकसान नहीं है। कोशिश यही करनी है कि हमें अनइवन सरफेस पे चलना अवॉइड करना है, हमें अप हिल वॉकिंग अवॉइड करना है। आप अप हिल बोल रहे थे, डाउन हिल इज इट सेफ? उससे घुटने पे जोर नहीं आएगा? डाउन हिल पे भी घुटने पे जोड़ आता है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो अपहिल पे ज्यादा लोड आता है। ओके। सीढ़ी चढ़ना उतरना तो आपने पहले ही बताया। मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज जाए कि सीढ़ी चढ़ना उतरना एकदम बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप सीढ़ी चढ़ना उतरना चालू रखें, लेकिन अगर आपको नी का तकलीफ, नी का पेन हो रहा है, तब उसे अवॉइड करें। ओके। और लोगों का और एक कि रनिंग के लिए कुछ लोगों का काफी लोग पूछते हैं कि कौन सड़क पे दौड़ सकते हैं, रेत पे, मिट्टी में, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, रनिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन आपको रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो टेक्निक जरूरी है। प्रॉपर तरीके से रनिंग, अगर आप मैराथन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो टेक्निक आपको पता होना जरूरी है कि कैसे रन करना। आपका फुटवेयर भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो नी पे लोड आता है। तीसरी बात, जैसा कि डॉक्टर हर्षद ने बताया कि रोड पे दौड़ना या मिट्टी पे दौड़ना, रोड पे दौड़ना या सीमेंटेड सरफेस पे दौड़ने पे हमारे नी पे इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हर किसी को टर्फ की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, टर्फ पे दौड़ पाना हर किसी को पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट सरफेस पे हम अगर दौड़ेंगे तो वो हमारे नी के लिए बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू रनिंग ऑन रोड और सीमेंटेड सरफेस। ओके सर, आपने काफी अच्छे से ऑलमोस्ट नी पेन के बारे में सब कॉर्नर्स को टच किया, सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया। दर्शकों के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।